हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की साइंस और करेंगे चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेटल्स की रिएक्शन विद एयर, तो जिसमें हमने देखा कि अलग अलग मेटल्स क्या करती है, अलग अलग तरह की रिएक्टिविटी शो करती है। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। और कुछ मेटल्स ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव होती है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, जिनको क्या है अगर एयर में हम रख भी देंगे तो वो आग पकड़ लेती है। वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी तो देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब हम बात करेंगे मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर, यानी कि ये वाटर से किस प्रकार रिएक्ट करती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटल की रिएक्शन विद वाटर। और वाटर के साथ अलग अलग मेटल्स अलग अलग प्रकार की रिएक्टिविटी शो करती है। कुछ हाईली रिएक्टिव होती है तो वो तुरंत रिएक्शन कर लेगी, और कुछ ऐसी मेटल्स भी हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। तो देखिए किस प्रकार की रिएक्शन शो करेगी। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस प्रकार। ये मेटल हो गया। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ तो क्या होगा, ये बना लेगी मेटल ऑक्साइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस इसमें से एस्केप हो जाएगी, जो हमें बबल्स के रूप में टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगी। और अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है तो ये फर्दर क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व होके मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। देखिए किस प्रकार, मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल होगा, डिसॉल्व इन इट, इसमें डिसॉल्व होके क्या करेगा, टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए किस प्रकार मेटल ऑक्साइड है और ये क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे ही मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई वैसे ही ये क्या करेगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और क्या प्रोड्यूस कर देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा उन मेटल ऑक्साइड्स के लिए जो क्या है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर मेटल क्या करेगी, अलग अलग प्रकार की रिएक्टिविटी शो करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कह सकते हैं कि सारी की सारी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा ये रूल, ये कुछ ही मेटल्स पे अप्लाई होगा जो क्या करती है, वाटर से रिएक्ट कर सकती है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी मेटल किस प्रकार के वाटर से रिएक्शन करती है। तो अब देखिए कि जो मेटल्स है वो किस प्रकार की रिएक्शन शो करती है विद वाटर। तो इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट वन है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जो क्या है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो ये क्या करती है, कोल्ड वाटर के साथ भी ईजिली रिएक्ट कर लेती है। तो ये मेटल कौन कौन से है, पोटेशियम एंड सोडियम, इनकी रिएक्शंस हम आगे करेंगे। और उसके बाद में है सेकंड कैटेगरी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। तो इसके अंदर जो मेटल्स है ना वो 2 प्रकार की रिएक्टिविटी शो करती है। एक तो वो मेटल्स जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है जैसे मैग्नीशियम, और उसके बाद में कुछ मेटल्स ऐसी है जो स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगी, यानी कि भाप के साथ रिएक्शन शो करती है। कौन कौन सी है, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। और उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है वो है लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो क्या है बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होती है। तो ये मेटल क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। कौन कौन सी मेटल आएगी इसमें, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये वो मेटल्स है जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो कि कौन कौन सी मेटल्स किस किस प्रकार की रिएक्शन शो करती है। तो सबसे पहले हाईली रिएक्टिव मेटल्स पोटेशियम एंड सोडियम, इनकी रिएक्शंस देख लेते हैं कि वाटर के साथ किस प्रकार रिएक्ट करती है। तो देखिए पोटेशियम एंड सोडियम ये क्या करेगी, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करेगी विद कोल्ड वाटर। अब क्या होगा, दिस रिएक्शन इज सो वायलेंट, बहुत तेजी से होगी। एंड क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती है, वो रिएक्शंस जिसमें क्या है हीट प्रोड्यूस होती है, उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस।
और इस रिएक्शन में इतनी लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होगी कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो साथ के साथ क्या है, जलने लग जाती है, यानी कि उसको आग पकड़ लेती है। वो देखिए एक्सोथर्मिक, दैट दी इन्वॉल्व्ड हाइड्रोजन, यानी कि जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही है वो क्या करेगी, इमीडिएटली कैचेज फायर, तुरंत वो आग पकड़ लेगी। तो अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। अब इनकी रिएक्शंस देखिए, सबसे पहले पोटेशियम सॉलिड फॉर्म में होगा, और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, वाटर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में हमारे पास होता है, तो क्या होगा, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले फॉर्मेशन करेंगे ये दोनों पोटेशियम ऑक्साइड की, और वो पोटेशियम ऑक्साइड क्या करेगा, वाटर में सोल्यूबल है, जिसके कारण फॉर्मेशन होगी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की। और ये क्या होगा, एक्वस, प्लस में H2 क्या है, गैस। और एक चीज़ और इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि इसको आग लगा देगी H2 में। अब इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, पोटेशियम कितने, एक, इधर भी कितने हैं, एक, हाइड्रोजन देखो इधर कितने हैं, 2, उधर है 3, तो इधर हम 2 लगा देते हैं, कितने हो गए, 4। तो इधर इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर भी 2 लगा देता हूँ। तो देखो 4 हाइड्रोजन और 2 पोटेशियम, और हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 4 हो गए। पोटेशियम को बैलेंस करो, इधर 2 लगा दो। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम सोडियम का। सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस में H2O, लिक्विड स्टेट में इक्वल टू NaOH, एक्वस सॉल्यूशन में आएगा ये, प्लस में H2 गैस, और साथ में क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और ये हीट भी क्या करेगी, इस H2 को जला देती है, आग लगा देती है इसमें। तो अब देखिए इसको भी बैलेंस कर सकते हैं हम, वही सेम ऐसे ही बैलेंस होगा, 2 और 2। तो ये आपकी रिएक्शन है किसकी, सोडियम एंड पोटेशियम की विद वाटर। सोडियम और पोटेशियम की तरह एक मेटल और है जो हाईली रिएक्टिव है, वो है कैल्शियम। लेकिन इसकी जो रिएक्टिविटी है ना विद वाटर, वो थोड़ा उनसे हटके है, उनके जैसी नहीं। सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि ये वाटर से रिएक्ट करते क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे, और वो हीट क्या करेगी, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको आग लगा देती है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता, जो कैल्शियम है वो वाटर से रिएक्ट तो करेगा, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं करेगा जितना सोडियम और पोटेशियम करते हैं। और इसके अलावा जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो लेस क्वांटिटी होगी उसकी, इतनी क्वांटिटी नहीं होगी जितनी सोडियम और पोटेशियम में होती है, जिसके कारण क्या होगा, ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये इस हाइड्रोजन के अंदर आग नहीं लगा सकती, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या रहेगी, सेफ रहेगी, और जो कैल्शियम है इसको वाटर में डालते ही आग नहीं लगेगी। तो जिसके कारण होगा क्या, फिर अगर आग नहीं लगेगी तो होगा क्या, तो देखिए इसमें प्रोडक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये वाटर सरफेस के ऊपर तैरने लग जाएगा। तैरने का कारण क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, इसके बबल्स क्या करेंगे, इसके सरफेस के ऊपर जाके ऐसे स्टिक हो जाएंगे, यानी कि चिपक जाएंगे, और चिपकने के कारण ये हल्का हो जाएगा और वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा। तो कैल्शियम कुछ इस प्रकार की रिएक्शन शो करता है। तो देखिए थ्योरी में देखते हैं, कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस वायलेंटली, यानी कि उतनी तेजी से अभिक्रिया नहीं करता जितना सोडियम और पोटेशियम करता है, लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है ये धीरे धीरे। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, यानी कि इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट तो प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन उतनी लार्ज क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस नहीं होगी जो क्या करे, हाइड्रोजन को आग लगा दे, यानी कि जिसके कारण क्या हो, हाइड्रोजन कैच फायर कैच नहीं कर सकता। तो क्या होगा, देखिए रिएक्शन देखते हैं पहले इसकी। कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में, प्लस में वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में। जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ इस प्रकार, जो क्या होगा एक्वस, प्लस में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन होगी आपकी। तो अब क्या होगा कि ये जो है हाइड्रोजन, इसके बबल्स इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, जिसके कारण ये तैरने लग जाएगा। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, यानी कि ये फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा।
स्टार्ट फ्लोटिंग। क्यों? बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, वो क्या करेंगे, स्टिक हो जाएंगे किसके साथ, टू दी सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के साथ, सरफेस के साथ स्टिक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है, कैल्शियम फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है रिएक्शन आपकी कैल्शियम की विद वाटर। और अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम की रिएक्शन विद वाटर। तो ये भी कुछ इसी प्रकार की रिएक्शन शो करेगा जैसे कैल्शियम करता है। तो देखिए कैसे मैग्नीशियम क्या करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा एंड हाइड्रोजन गैस की। और ये भी क्या करेगा, फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देगा किसके ऊपर, वाटर सरफेस पे, ड्यू टू दी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। यानी कि इसके अंदर भी क्या है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा वो भी वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि तैरने लग जाएगा। कारण क्योंकि इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस के जो बबल है वो क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसके कारण वो हल्का होकर ये तैरने लग जाता है। तो देखिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम क्या था, सॉलिड, प्लस में H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अक्वस फॉर्म में, प्लस में क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपकी रिएक्शन है कैल्शियम की एंड मैग्नीशियम की। अब देखिए कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है वो किस प्रकार की रिएक्शंस देगी। तो उनके अंदर कौन कौन सी मेटल आएगी, वो है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो ये क्या करेगी, ना तो कोल्ड वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, पर ये क्या करेगी, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टू फॉर्म, यहाँ क्या फॉर्मेशन करेगी, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब तक की जितनी भी रिएक्शंस थी उसमें हमने क्या देखा था, वो यहाँ क्या फॉर्मेशन करती थी, मेटल हाइड्रोक्साइड। इसमें थोड़ा चेंज आ गया, यहाँ क्या रह रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड क्यों बनाती है, मेटल हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बनाती, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लीजिए एक रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में, प्लस में इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, और वाटर हम यहाँ क्या ले रहे हैं, स्टीम। तो वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। और जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड स्टेट में, प्लस में H2 गैस। तो अब देखिए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन क्यों हुई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्यों नहीं बना। तो हमने क्या स्टडी किया है कि कोई भी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है, मेटल ऑक्साइड। और अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। यही स्टडी की हमने। तो अब देखिए यहाँ पर मेटल की रिएक्शन हम यहाँ कर रहे हैं स्टीम के साथ। यहाँ क्या है, ये स्टीम, और स्टीम के अंदर क्या कोई मेटल ऑक्साइड डिजोल्व हो सकता है, गैस के अंदर नहीं हो सकता कोई डिजोल्व। तो इसलिए क्या ना, ये जो आपकी रिएक्शन है वो यहीं तक स्टॉप हो जाएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। तो इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, ना कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। और यही होगा आपके आयरन के साथ, उसकी भी रिएक्शन देख लो, Fe, और ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस में H2O किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में, यानी कि स्टीम है। और इसकी रिएक्शन से बनेगा Fe3O4, जो क्या होगा, सॉलिड, प्लस में H2 गैस निकलेगी। तो ये है आपकी रिएक्शन। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक सभी इसी प्रकार रिएक्शन देते हैं। और कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जो क्या करती है, वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करती। तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो इससे आपको ये बात तो क्लियर होगी कि कुछ मेटल्स ऐसी है जो हाईली रिएक्टिव है, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, और कुछ मेटल ऐसी है जो क्या है, कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। कौन कौन सी है वो, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, इनके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रिएक्टिव है। और इसी तरह अगर हम बात करें लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, तो ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये है आपका कंप्लीट टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है मेटल की रिएक्शंस विद वाटर। अब देखिए मेटल्स की रिएक्शंस विद एसिड्स, और ये टॉपिक हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं, और वहाँ हमने इसको थोड़ा सा ही डिस्कस किया था, लेकिन अब इसको यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मेटल है, अगर उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है। नहीं पता तो सेकंड चैप्टर में देखो।
ऐसा एसिड जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और एसिड की क्वांटिटी कम हो वो होता है डाइल्यूट। और कंसनट्रेटेड में इसका उल्टा होता है, यानी कि जिसमें एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो वो क्या होगा, कंसनट्रेटेड एसिड। तो यहाँ हम ले रहे हैं मेटल की रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो इसके अंदर फॉर्मेशन होगी साल्ट की एंड H2 गैस। तो अब देखिए सम मेटल्स reacts with dilute acids and the order of reactivity of metals with dilute acids is as। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सभी मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ एक जैसी रिएक्शन शो नहीं करती। कुछ तो ऐसी है कि मेटल में एसिड को डालते ही वो क्या करेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा, और जिसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो क्या होती है, बबल फॉर्मेशन होती है। तो जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को जब डाइल्यूट एसिड में हम डालेंगे तो क्या होगा, तुरंत बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जिंक, एल्यूमिनियम में थोड़ा टाइम लगेगा, जिंक में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और आयरन में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर क्या होगी, बबल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो जिससे हमें पता चल जाता है भाई इनकी रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके अकॉर्डिंग क्या, जो मैग्नीशियम है वो डाइल्यूट एसिड के साथ तुरंत रिएक्शन कर लेता है, ये उससे थोड़ी देर बाद में, ये उससे भी बाद में, और ये सबसे लेट रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ। और अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। और अगर हम लें HNO3, यहाँ HCl की जगह क्या ले लें, HNO3, तो जो रिएक्शन होगी ना वो कुछ इस प्रकार की नहीं होगी, कुछ अलग रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ये पता होना चाहिए आपको कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ये वो कंपाउंड है या वो सब्सटेंस है जो क्या करेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड करने की एबिलिटी रखता है, यानी कि इसके साथ ये ऑक्सीजन ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पर क्या होगा, अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये H2 जो प्रोड्यूस हो रही है ना, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देगा, तो जिससे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर की, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। और रिड्यूस का क्या मीनिंग होता है, रिड्यूस का मीनिंग होता है हाइड्रोजन का लॉस। क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस। तो इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगी और ये एक प्रकार का कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी हो सकता है, N2O भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के एक नाइट्रोजन ऑक्साइड की ये फॉर्मेशन कर सकता है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो HNO3 है वो एक अलग प्रकार की रिएक्शन देगा, क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो रीड आउट करते हैं इसको। इन केस ऑफ HNO3 क्या होगा, नो H2 गैस इज इवोल्व। क्यों नहीं होगी, देखते हैं। बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज दी H2, ऑक्सीडाइज कर देगा H2 को, और क्या फॉर्मेशन करेगा, H2O, एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। किसमें, किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में, वो हो सकता है N2O हो या NO2 हो। तो ये है आपकी रिएक्शन मेटल्स विद एसिड्स के साथ। अब देखिए एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया को लैटिन में हम कहते हैं रॉयल वाटर, रॉयल वाटर। और ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, इनको अगर हम मिक्स कर देंगे 3:1 में, तो उसका जो फ्रेश प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा, मिक्सचर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हाईली कोरोसिव होता है, यानी कि जल्दी गला देता है किसी भी वस्तु को। और ये क्या कर सकता है, गोल्ड को और प्लेटिनम को गला सकता है, विच एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि मेटल किसी भी अदर मेटल साल्ट्स के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देती है। तो इस रिएक्शन को हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद है कि भूल गए, जो भूल चुके हैं उनके लिए मैं यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ। देखो हमने क्या किया था, एक मेटल ली थी A, ये है एक मेटल, और हमने एक कंपाउंड और लिया था इसके साथ, वो क्या था, किसी भी मेटल का साल्ट लिया था यहाँ, और वो क्या है, B और C। जहाँ B एक मेटल है और ये कंप्लीट क्या है, एक मेटल का साल्ट। क्लियर हो गई।
जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये जो मेटल ए है ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, यानी कि मोर रिएक्टिव बोल सकते हैं इसको हम। ये क्या है, मोर रिएक्टिव। और ये मेटल क्या है यहाँ, लेस रिएक्टिव है। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। तो होगा क्या कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, यानी कि ये इसकी जगह जाके बैठ जाएगी और इसको निकाल देगी बाहर। तो क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ए किसकी जगह जाके बैठेगा, बी की। तो लिखो ए और किसके साथ चला गया, ये सी के साथ, और बी को इन्होंने बाहर निकाल दिया तो ये बी। तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन होगी। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और यही है ये रिएक्शन जो अब हम करने जा रहे हैं। यानी कि एक मेटल अदर मेटल साल्ट के साथ जब रिएक्शन करती है तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन देगी। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर यहाँ लेस रिएक्टिव मेटल हो और यहाँ हो मोर रिएक्टिव मेटल, तो क्या ये रिएक्शन होगी, तब ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ मोर रिएक्टिव मेटल है इसके साथ जुड़ी हुई है, वो इसके साथ बॉन्डिंग को नहीं तोड़ेगी, या हम ये कह सकते हैं कि इस मेटल के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको यहाँ से रिप्लेस कर सके। तो इसलिए अगर यहाँ पर मोर रिएक्टिव मेटल है और यहाँ लेस रिएक्टिव मेटल है तो ये जो रिएक्शन है वो परफॉर्म ही नहीं होगी। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब अगर इसके कोई एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है आपका आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। यहाँ आयरन क्या है, कॉपर सल्फेट के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, इस कॉपर सल्फेट कॉपर को क्या कर देगा, आयरन रिप्लेस कर देगा। क्या फॉर्मेशन होगी, FeSO4 प्लस में कॉपर। क्लियर हो गया ये पॉइंट। इस आयरन ने क्या किया, इस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह जाके ये बैठ गया। तो यहाँ बना लिया FeSO4 और कॉपर बेचारा बाहर चला गया इस प्रकार। तो ये रिएक्शन है आपकी मेटल्स की विद अदर मेटल साल्ट के साथ। और इसके साथ ही आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये टॉपिक अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी हमने जो रिएक्शंस की तो उनके आधार पर हमें ये आइडिया तो हो गया कि कौन सी मेटल अधिक रिएक्टिव है और कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो अब उसी को हम क्या करेंगे, एक सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं, एक ऑर्डर में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी कौन सी मेटल अधिक रिएक्टिव है वो सबसे ऊपर और जो सबसे लेस रिएक्टिव है वो सबसे नीचे। तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिखेंगे और ये जो ऑर्डर फॉर्म करते हैं और इससे जो लिस्ट आएगी मेटल्स की उसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए ये क्या होती है, द रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये लिस्ट है किस चीज़ की, मेटल्स की। जब उनको क्या करते हैं हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के आधार पर अगर हम मेटल्स को अरेंज कर देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले ऊपर वाले जो मेटल्स है वो क्या है, मोस्ट एक्टिव, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम, और इनको आपने याद करना है। तो इनको याद करने के लिए आपको एक मेथड बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा। तो इनको याद करने के लिए एक लाइन लिखवा रहा हूँ आपको, और उस लाइन को याद करके आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। तो देखिए लाइन लिखो मेरे साथ साथ में बोलो भी, कनका मांगे आल जमींदार, फिर पीछे हटदा क्यों हैगा। आगे लिख दो या आगे आओ, आगे आओ लिख दो, चलो जैसे आपको याद रहे। जिनको पंजाबी समझ में आती है वो पंजाबी में लिख लो, जिनको हिंदी समझ में आती है वो हिंदी के अनुसार लिख लो। तो अब देखो कैसे आप इसको याद करोगे। ये लाइन आपने याद करनी है और इस लाइन से ही आपको याद हो जाएगी। कनका कि कनका के कै का मतलब है के, न का मतलब है एन, का मतलब है ये, कनका हो गया ये। मांगे मतलब Mg, आल मतलब एल्युमिनियम, जमींदार मतलब Zn, फेर मतलब Fe, पीछे का मतलब Pb, हटदा मतलब H, क्यों का मतलब Cu, हैगा मतलब Hg, आगे का मतलब Ag, आओ का मतलब Au, यानी कि गोल्ड। तो इस प्रकार इस लाइन से आप क्या कर सकते हो, इस पूरी की पूरी सीरीज को याद कर सकते हो। और ये आपको याद भी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो आसानी से कर सकते हो याद, सिर्फ ये लाइन याद करनी है और ये सीरीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। और इस वीडियो पे कमेंट तो ज़रूर करो, ताकि मेरे को भी पता लगे कि किस किस बच्चे को ये वीडियो समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो भी बताएं।